नमस्कार। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। अभी तक हमने पिछले पार्ट में जाना कि दादा साहब बहुत सख्ती से ये समझा चुके थे कि अगर कोई भी पार्टी के खिलाफ गया तो उसे उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर चाहे पार्टी को उन्हें दोबारा खड़ा करना पड़े, लेकिन वो पार्टी की छवि को खराब करने वाले और पार्टी के खिलाफ साजिश रचने वालों को बख्शेंगे नहीं। पर अभी दादा साहब ये नहीं जानते थे कि साजिशें तो इतनी गहरी हैं जिनका अंदाजा वो अभी लगा भी नहीं पा रहे थे। तो एक ऐसी ही साजिश आज भी रची जा रही थी। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे और देखते हैं आज क्या होता है छल के अगले पार्ट में। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। कई नई साजिशें रची जा रही थी जो भयानक थी। किसी की जान लेने को आमादा थी ये साजिशें। एक दूसरे के साथ खूबसूरत वक्त बिता 4 दिन बाद मौली और शेखर भी लौट आए थे। दोनों के लिए उनके साथ के ये सबसे यादगार दिन थे जो उन्होंने बस एक दूसरे के साथ बिताए थे। वहीं जय भी इस कोशिश में था कि वो मिलन से मिल पाए, उससे एक बार उसकी बात हो जाए, लेकिन ये मुमकिन हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि मिलन मिलना ही नहीं चाहता था उससे। पर वो भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ रहा था। वहीं अधिराज के लिए जांच कमेटी बैठ गई थी और गिरीश इस कोशिश में लगा था कि किसी भी तरह 5 सदस्यों की रिपोर्ट उसके खिलाफ बन जाए और अधिराज का पार्टी से निष्कासन हो जाए। वहीं अब अधिराज गिरीश के लिए मुसीबतें खड़ी करना शुरू कर चुका था। मैथिली के भी प्लास्टर कटने का समय नजदीक था, तो वो भी अपने गोवा जाने की तैयारियां शुरू कर चुकी थी। आज शिप्रा का बर्थडे था, तो सभी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर भूषण जी उसे शिप्रा की बर्थडे पार्टी में जाने तो देते हैं, लेकिन इस हिदायत के साथ कि मैथिली अपने हाथ का ध्यान रखेगी और वो सभी वक्त पर उसे घर ड्रॉप कर देंगे, जिस पर सभी हामी भर देते हैं। तो मैथिली भी खुश हो जाती है, जिसके बाद वो सभी शिप्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अपने बुक किए होटल की ओर निकल जाते हैं। आज कई दिनों बाद मैथिली फिर से अपने गैंग के साथ आउटिंग के लिए निकली थी। अंगद, शिप्रा और मैथिली एक गाड़ी में थे और मिलन, वंदना और सोनल एक साथ थे। सभी खूब मस्ती करते होटल की ओर बढ़ रहे थे। वहीं आज जय भी साक्षी के साथ उसके चेकअप के लिए हॉस्पिटल आया हुआ था। साक्षी का शाम का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ। उसके कुछ टेस्ट भी होने थे, तो जय पहले साक्षी के वो टेस्ट करवाता है और दोनों को कुछ देर इंतजार करने के बाद रिपोर्ट मिलने वाली थी, जिसका वो वहीं बैठ इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर अंगद ने शिप्रा के लिए होटल में शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी, जहां सिर्फ उनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स ही मौजूद थे। सभी पहले साथ में खूब डांस करते हैं, फिर केक कट होता है और उसके बाद फिर डांस मस्ती सब चल रही थी। फिर सभी साथ में डिनर करते हैं क्योंकि मैथिली को टाइम पर उसके घर भी ड्रॉप करना था। जय और साक्षी भी डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा चुके थे। डॉक्टर साक्षी का चेकअप करती है तो माँ और बच्चा दोनों हेल्दी थे। बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी, जिसे सुन जय और साक्षी दोनों खुश थे। उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। दोनों अब घर के लिए निकल गए थे। एक गाड़ी उनकी गाड़ी के आगे थी, तो दूसरी गाड़ी में वो दोनों खुद थे। आपस में बातें करते दोनों अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। पर आगे क्या होने वाला था इससे वो बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि एक साजिश उनकी ही ओर बढ़ रही थी। तेजी से आगे बढ़ती गाड़ियों में अचानक पहली गाड़ी से एक धमाके की आवाज आती है, जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो। लेकिन ये पहली गाड़ी के टायर फटने की आवाज थी और टायर फटने से वो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और सीधा सामने जोर से डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। तो अचानक पीछे वाली गाड़ी को भी ब्रेक लगाने पड़ते हैं
पर एक जोरदार झटका पीछे की गाड़ी में मौजूद लोगों को भी लगता है। लेकिन जय सबसे पहले साक्षी को संभालते हुए कहता है, साक्षी तुम ठीक हो? कहीं लगा तो नहीं तुम्हें? साक्षी अचानक जो हुआ था उससे घबरा गई थी और वो अपने एक हाथ से जय का हाथ और दूसरे से अपने पेट को पकड़ते हुए कहती है, मैं ठीक हूं, पर यह अचानक क्या हुआ? तो जय अपनी गाड़ी में मौजूद गार्ड से कहता है, विकास जरा देखो, ये आगे वाली गाड़ी का टायर अचानक कैसे फट गया और सब ठीक है या नहीं उसमें, देखो जरा जाकर। जिस पर विकास जल्दी से गाड़ी से उतर आगे की गाड़ी में बैठे उनके गार्ड्स को देखता है तो सभी बुरी तरह घायल थे, क्योंकि गाड़ी भी इसी तरह डिवाइडर से पूरी तरह टकराई थी। लेकिन तभी पीछे से आती एक परछाई उसके भी सिर पर लोहे की रॉड से हमला करती है, तो विकास वहीं गिर जाता है। और अब ये परछाई जय और साक्षी की गाड़ी की ओर बढ़ रही थी, पर उसे देखते ही साक्षी जय के गले लग डर से कांपने लगी थी। लेकिन ये कौन था ये जय भी नहीं समझ पाया था, क्योंकि चेहरा ढका हुआ था उसका। वो उन्हीं की गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। तब जय ड्राइवर से गाड़ी को लॉक करने का कह खुद डैशबोर्ड में रखी गन उठाकर गाड़ी से बाहर निकलने लगता है, पर साक्षी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, जय नहीं, आप मुझे अकेले छोड़कर मत जाइए, मुझे डर लग रहा है जय, प्लीज आप मत जाइए। ड्राइवर काका, आप गाड़ी पैक लीजिए और यहाँ से निकल जाइए, मैं आपको बाहर जाने नहीं दूंगी जय। चलिए ड्राइवर काका, वो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। ड्राइवर को भी इस वक्त यही सही लगता है, तो वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर बैक करने लगता है कि तभी वो अनजान शख्स उनके भी गाड़ी के टायर पर गोली चलाता है, तो फिर एक जोरदार झटका होने लगता है। पर अब जय गुस्से से तमतमा गया था और वो साक्षी से गाड़ी में रुकने का कह और ड्राइवर से गाड़ी लॉक करने का कहकर गाड़ी से उतर गया था और अपनी गन लिए वो गुस्से से आगे बढ़ने लगता है कि तभी सामने खड़े उस शख्स के साथ कोई और भी था, जो आगे बढ़ते जय के सिर पर पीछे से लोहे की रॉड से वार कर देता है, जिसे देख साक्षी चीख पड़ती है और गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगती है। पर ड्राइवर ने जय के कहे मुताबिक गाड़ी लॉक की हुई थी, लेकिन साक्षी छटपटा रही थी गाड़ी से बाहर उतरने को, पर ड्राइवर लॉक नहीं खोलता। पर इस बार से जय के हाथ से उसकी गन गिर गई थी और कदम लड़खड़ा जाते हैं उसके, सिर से खून की धारा बहने लगी थी। वो पीछे मुड़ देखना चाहता था कि कौन है, पर वो जब तक मुड़ता उसकी कमर पर चाकू से एक के बाद एक 2 बार एक साथ होते हैं और फिर वही शख्स उसे अपनी ओर घुमा अब उसी तरह 2 बार चाकू उसके पेट में गोद देता है। जय की आंखों से आंसू गिरने लगे थे, पेट से खून की धारा बह गई थी और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। तो साक्षी उसे इस तरह खून से लथपथ देख बिल्कुल सुन्न हो गई थी कि तभी सामने ही खड़ा पहला नकाबपोश उनकी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा था। पर जय अपना पेट पकड़ उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं उठ पा रहा था। वो सिर्फ दर्द से कर्राती आवाजें निकल रही थी बस उसके मुंह से। गाड़ी के पास पहुंच वो नकाबपोश ड्राइवर को गाड़ी से बाहर आने का इशारा करता है, तो वो ना में सिर हिला देता है, जिस पर वो बंदूक तान गाड़ी का लॉक तोड़ता है और उस ड्राइवर को कॉलर से पकड़ बाहर जमीन पर पटक उसके भी कंधे पर गोली चला देता है। और अब वो साक्षी की ओर बढ़ने लगा था, जो खुद सदमे में थी। पर साक्षी की ओर उसे बढ़ते देख जय अपनी पूरी जान लगा खड़ा होने लगता है, पर वो गिर जाता है। पर फिर वो अपना पेट पकड़ घिसड़ते हुए साक्षी के पास जाने लगा था कि तभी एक और वार उसके सिर पर होता है और वो वहीं कार के पास गिर जाता है। पूरी तरह खून से लथपथ वो सड़क पर पड़ा तड़प रहा था और वो पहले नकाबपोश ने साक्षी को भी खींचते हुए गाड़ी से बाहर निकाल लिया था, पर वो तो बिल्कुल बेसुध थी कि तभी अगले ही पल उसके भी गले पर चाकू लगा दिया गया था। तो अब वो पहला नकाबपोश दूसरे की ओर देखता है तो वो हाँ में इशारा कर देता है। जैसा देख रहा था वो उन्हें रोकने के लिए उठना चाहता था, लेकिन उसकी कोशिश बेकार थी। पर तभी पहला नकाबपोश
झटके से साक्षी के गर्दन पर वार करने वाला होता है तो अचानक एक गाड़ी उसे पीछे से जोरदार टक्कर मारती है और वो झटक कर सड़क पर गिरा था, जिसे देख दूसरा नकाबपोश भी उस गाड़ी को देखता है। तो गाड़ी अंगद की थी, जो मैथिली को छोड़ने उसके घर लौट रहे थे। लेकिन बीच सड़क में इस तरह साक्षी को खड़ा देख वो भी घबरा गए थे और मैथिली के कहने पर अंगद सीधा साक्षी पर चाकू ताने आदमी को उड़ा देता है। लेकिन अब तक पीछे आती मिलन की गाड़ी भी रुक जाती है, पर इस तरह जय को सड़क पर घायल पड़ा देख वो सब डर गए थे। लेकिन इतने लोगों को अचानक वहां देख वो दोनों नकाबपोश वहां से भागने लगते हैं। लेकिन मैथिली गुस्से से गाड़ी से उतर जिसने साक्षी पर चाकू ताना हुआ था उसका ही चाकू उठा उसके ही हाथ पर ऐसा गहरा जख्म देती है कि उसके कोहनी से हथेली के बीच का मांस लटक गया था। सिर्फ हड्डी बची दिख रही थी अंदर और आखिर में वो मांस का लटकता टुकड़ा भी वहीं जमीन पर गिर गया था। जिस पर वो मैथिली की ओर दिखता है तो उसका गुस्से से तमतमाया चेहरा देख वो अपना हाथ पकड़ वहां से भागना ही ठीक समझता है और दूसरा तो पहले ही भाग चुका था। वंदना और सोनल साक्षी को संभाले खड़े थे, वहीं मिलन और अंगद जय के साथ थे, पर उसकी सांसें उखड़ रही थी। अंगद और मिलन उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की बात कहते हैं, पर वो तभी अपनी उखड़ती सांसों के साथ ही मिलन का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता मैं जी पाऊंगा या नहीं। अगर नहीं जी पाया तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। मिलन, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, शायद उसकी ही सजा मिल रही है मुझे। मुझे माफ कर देना यार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे कुछ इतना बुरा हो सकता है। मुझे माफ कर देना। पर मैं चैन से जी तो नहीं पा रहा था, अब मर भी नहीं पाऊंगा। जय अपना घाव पकड़ अब हाँफने लगा था कि तभी अब मैथिली गुस्से से उसके पास आकर कहती है, पागल हो गया है क्या? क्या बकवास किए जा रहा है? कुछ नहीं होगा तुझे। और तुम दोनों क्या इसकी बकवास सुन रहे हो? उसे हॉस्पिटल ले जाना है। जिस पर मिलन अपने आंसू पोंछ हाँ में सिर हिलाते हुए अंगद को उसे उठाने के लिए कहता है। मैथिली गाड़ी चला नहीं सकती थी तो वह शिप्रा को, वंदना, साक्षी और सोनल को मिलन की गाड़ी लेकर हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। शिप्रा आते ही एम्बुलेंस को फोन कर चुकी थी, जो कुछ देर में वहां पहुंचने ही वाली थी। मैथिली खुद अंगद और मिलन के साथ जय को हॉस्पिटल लेकर निकली थी। मिलन जय के साथ पीछे की सीट पर बैठा था और मैथिली अंगद के साथ आगे बैठी हुई थी, जो उसे सीधा हॉस्पिटल की ओर लेकर जा रहे थे। पर जय पूरी तरह दर्द से कर रहा था। मिलन कसकर उसका हाथ पकड़े बैठा था, जिसे देख वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, मिलन, माफ करेगा ना मुझे? इस तरह माफी नहीं मांगना चाहता था, लेकिन पर अब ऐसा लग रहा है कि वक्त नहीं है। तूने तो अपनी दोस्ती को बखूबी निभाई यार, बस मैं ही हार गया। मैंने कभी तेरा बुरा नहीं सोचा यार, बस पता नहीं क्यों ये सब हो गया। तू माफ कर देगा तो मैथिली की भी माफी मिल जाएगी, वरना मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा। मेरा बच्चा, मेरी बीवी मेरी गलती की सजा भुगतते रहेंगे। मैं उनके लिए कोई इल्जाम या बददुआ छोड़कर नहीं जाना चाहता। जिस पर मिलन उसे चुप कराते हुए कहता है, मत बोल जय, तेरी तकलीफ बढ़ेगी। और क्यों इतना गलत सोच रहा है? तुझे कुछ नहीं होगा। हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। और इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है तू? अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोच। वो कैसे रहेंगे तेरे बिना? तो उनके लिए हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा तुझे। लेकिन अब जय की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। कितने सपने देखे थे उसने अपने बच्चे और साक्षी के साथ, पर आज उसे हर उम्मीद जाने टूटती क्यों दिख रही थी। पर अब वो दर्द से पूरी तरह छटपटाने लगा था, जो मिलन के साथ साथ मैथिली से भी नहीं देखा जा रहा था। वो अब गहरी गहरी सांसें लेने लगा था तो मैथिली उसका हाथ थामते हुए कहती है, हिम्मत रख जय, कुछ नहीं होगा तुझे। मैंने भाई को फोन कर दिया है, वो हॉस्पिटल पहुंचते ही होंगे। तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुझे, बस सब्र रख। पर जय सिर्फ अपनी बरसती आंखों से
मैथिली को देखते हुए गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जिस पर अब वो अपनी टूटती आवाज में बहुत आराम से कहता है, सॉरी, तुझे कभी हर्ट नहीं करना चाहता था, आंसू नहीं देना चाहता था। मेरी मेरी साक्षी और बच्चे का ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, सॉरी। इतना कहते कहते अब जय की आंखें बंद हो गई थी, पर मिलन और मैथिली के हाथ पांव ठंडे हो गए थे। इस वक्त मैथिली की आंखें बरसने लगी थी, मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि जय की पकड़ उनके हाथों से छूट गई थी, इस पर वो उसके गाल को थपथपाते हुए कहती है। इस वक्त वो अपना चोट लगा हाथ भी भूल गई थी। जय, जय आंखें खोल, बात कर जय, आंखें खोल। मिलन ये बोल क्यों नहीं रहा? मिलन आंखें नहीं खोल रहा ये। जिस पर मिलन भी कांपती हुई आवाज में कहता है, बेहोश बेहोश हो गया है। ठीक है वो मैथिली, ऐसे कुछ नहीं हो सकता इसे, ठीक है वो बस बेहोश है। अंगद गाड़ी तेज चला और जल्दी हॉस्पिटल पहुंच। मैथिली शेखर भाई को फोन कर, पूछ वो हॉस्पिटल पहुंचे या नहीं। जिस पर मैथिली हाँ में सिर हिला, फिर से शेखर को फोन करने लगती है और अंगद गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। सभी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। शेखर वहां पहले से मौजूद था। उसने जय के घर पर और नकुल को भी फोन कर सब बता दिया था, लेकिन सबके लिए ये शॉकिंग खबर थी। शेखर जय के लिए आईसीयू में बेड रेडी करवा चुका था और बाकी सब भी बस पहुंचने वाले थे। अंगद की गाड़ी हॉस्पिटल पहुंचते ही जय को जल्दी से स्ट्रेचर पर लेटा अंदर की ओर लाया गया था, लेकिन उसकी हालत अभी काफी खराब थी। शेखर उसे तुरंत आईसीयू की ओर लेकर जाता है और साथ साथ ओटी भी तैयार करने के लिए कहता है। सब अंदर की ओर आ गए थे। साक्षी अभी भी बिल्कुल बेसुध थी। वो और उसका बेबी कैसा है ये देखने के लिए उसे भी वार्ड में ले जाया गया था और बाकी सब आईसीयू के बाहर ही खड़े थे। मिलन वंदना का हाथ कसकर थामे खड़ा था। शिप्रा, अंगद और सोनल तीनों भी उनके ही साथ खड़े थे, पर मैथिली वहीं पास लगी बेंच पर बैठ जाती है और अपने हाथ पर लगी जय के खून को वो बहुत गौर से देख रही थी। उसकी कही बातें, उसकी कर्राहट सब कानों में गूंज रहा था। उसके जिस तरह वो तड़प रहा था, वो चेहरा उसकी आंखों के आगे से नहीं जा रहा था। बस अपने हाथ को देखती बिल्कुल शांत बैठी थी वो, कि तब तक वहां भागते हुए अवध जी, उनकी पत्नी त्रिशा, अखिलेश जी, दादा साहब, नकुल और अधिराज वहां पहुंचते हैं। नकुल और अखिलेश जी सबको बाहर ही रुकने का कह आईसीयू के अंदर चले जाते हैं कि तभी त्रिशा वंदना से कहती है, वंदना तुम सब यहाँ? हमें तो शेखर ने फोन किया था, तो तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और साक्षी कहाँ है? वो भी जय के साथ थी। और मेरा भाई कैसा है? पता नहीं मैम, जब से शेखर भाई अंदर गए हैं तब से बाहर नहीं आए और साक्षी मैम काफी सदमे में है, तो उनको भी डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं। हमारी तो आज दोस्त का बर्थडे था, तो हम घर लौट रहे थे, पर वो खंडर वाली रोड पर रास्ते में अचानक बीच रोड पर साक्षी मैम के गले पर कोई चाकू लगाकर खड़ा था। वो उन पर वार करने ही वाला था कि तभी अंगद ने गाड़ी से टक्कर मार उसे दूसरी ओर गिरा दिया। हम तो जब गाड़ी से उतरे तब हमें सड़क के किनारे पर जयसर जख्मी हालत में दिखे। बहुत खून बह गया था उनका, बहुत बुरी हालत है उनकी। चाकुओं से काफी वार हुए हैं, बाकी तो डॉक्टर ही कुछ बता सकते हैं। लेकिन वंदना की ये बात सुन त्रिशा की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। यामिनी जी भी रोने लगी थी, पर अवध जी के कदम लड़खड़ा जाते हैं, तो दादा सा और अधिराज उन्हें संभालते हुए बैठाते हैं। इस पर दादा सा उनसे कहते हैं, अवध संभाल खुद को, तू इस तरह हार जाएगा तो बच्चों को कैसे संभालेगा? महादेव पर भरोसा रख, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा जय को। पर जय पर इस तरह हमला किसने करवाया पापा? उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? वंदना तुमने देखा कि कौन थे वो लोग जिन्होंने जय और साक्षी पर हमला किया? त्रिशा अपने आंसू साफ करते हुए वंदना से कहती है, नहीं मैम, हमने चेहरे तो नहीं देखे, लेकिन हाँ 2 लोग थे जिन्होंने अपना चेहरा कवर किया हुआ था। पर जैसे ही हम वहां पहुंचे उन्होंने हमें देखा तो वो खंडर की ओर भाग गए। और एक तो वो सुनसान रास्ता है और अंधेरा भी था वहां, तो ढंग से हम कुछ देख ही नहीं पाए। जयसर की हालत बहुत खराब थी,
तो हमने उनको पकड़ने से पहले उन्हें हॉस्पिटल लाना ठीक समझा, क्योंकि उनका बहुत ब्लड लॉस हो गया था, तो पहले उनको बचाना ज़रूरी था। पर वंदना के इतना कहते ही त्रिशा वंदना को अपने गले लगाए भर्राए गले से कहती है, थैंक यू सो मच वंदना। तुमने आज मेरे भाई और भाभी की जान बचाने के लिए इतना कुछ किया। थैंक यू सो मच। तुम सबका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। थैंक यू। त्रिशा उन सभी को देखते हुए कहती है। फिर त्रिशा अपने आंसू साफ कर अवध जी के पास आकर उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, हमारे जय को कुछ नहीं होगा पापा। महादेव ने खुद इन सबको अपना दूध बना वहां भेजा हमारे जय को बचाने, वरना उस सुनसान जगह पर इस वक्त कोई गुजरे वो बहुत मुश्किल है। पर जब महादेव ने इन्हें खुद वहां भेजा तो हम कौन होते हैं उन पर शक करने वाले। हमारे जय को कुछ नहीं होगा, मुझे महादेव पर पूरा भरोसा है। जिस पर अवध जी त्रिशा को गले लगा हाँ में सिर हिला देते हैं। पर अब वो अवध जी के आंसू साफ करते हुए कहती है, पापा आप ऐसे रोएंगे तो जय को तकलीफ होगी, तो प्लीज आंसू नहीं, आपको मेरी कसम है आप हिम्मत रखेंगे। अभी तो साक्षी को भी संभालना है, उसने तो सब देखा है। ये सब कह रहे हैं वो सदमे में है, तो अभी तो हमें उसे भी संभालना है। अगर साक्षी या बेबी को कोई तकलीफ पहुंची तो जय को हम क्या जवाब देंगे। तो आप यहाँ जय के पास रुकिए, मैं और माँ साक्षी के पास होकर आते हैं। अभी उसे हमारी ज्यादा जरूरत है। दादा साहब, अधिराज, प्लीज पापा के साथ रहना, हम साक्षी को देख कर आते हैं। त्रिशा के ये कहने पर दादा साहब उसके आंसू साफ करते हुए कहते हैं, तो यहाँ की फिक्र मत कर, तू और यामिनी साक्षी के पास जाओ। अभी वो अकेली है, उसके पास भी किसी अपने का होना जरूरी है। यहाँ हम सब हैं, और यहाँ से जब अच्छी खबर लेकर हम साक्षी के पास जाएंगे तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर फिर त्रिशा की आंखों से आंसू गिरने लगे थे, तो अधिराज भी उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, जब तक जय को होश नहीं आ जाता हम सब यही हैं, कुछ नहीं होगा जय को। और ये हम वादा करते हैं तुमसे कि जिसने भी जय के साथ ये किया है हम छोड़ेंगे नहीं उसे। जय की इन तकलीफों का हिसाब उसे देना होगा। पर अभी तुम साक्षी के पास जाओ। इस पर त्रिशा हाँ में सिर हिला देती है, और फिर यामिनी जी के भी आंसू साफ करते हुए कहती है, माँ जय बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अभी हम साक्षी के पास चलते हैं, यहाँ तो सब है जय के पास, वो अकेली है, चलिए हम उसे देखते हैं। तो अब यामिनी जी और त्रिशा वहां से साक्षी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। सभी परेशान थे। अधिराज भी नहीं समझ पा रहा था कि अचानक जय पर हमला किया किसने, जबकि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे जय को टारगेट किया जाए। पर उसने अर्जुन को कॉल कर सब बता दिया था, तो ये सब सुन वो भी चौंक जाता है, और उसी वक्त वो एक टीम क्राइम सीन पर भेज खुद भी वहां जाने के लिए निकल जाता है।